हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर न्यू रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम सबका एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है, इसी सब को देखते हुए हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है मेरे भाई। और अब वो समय आ चुका है जहां पे हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। उस समय को एक पल भी हम लोग व्यर्थ नहीं करेंगे, एक पल भी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आप सब लोगों को एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सर अगर आपको रैंकर्स बनना है, अगर आपको टॉपर्स बनना है ना, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। सर जितना हो पाए उतना ज्यादा रिवीजन करो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरे के पूरे बिहार में सबसे पहला स्थान लेकर के आओगे। और एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, 24 से 25 दिन बचे हुए हैं मेरे भाई। और अभी अगर आप लोग एक पल भी वेस्ट करते हो ना, तो इसका मतलब आप अपने माता पिता के अगेंस्ट में हो। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया उसके अगेंस्ट में हो। अगर रियल बात है कि अगर आप अभी टाइम वेस्ट करते हो, तो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे भाई प्रोज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैं इस बात की गारंटी देता हूं मेरे भाई, इस आधे घंटे की क्लास में आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात की खैर गारंटी है। दूसरी बात मेरे भाई, एक बात और मैं बता दूं, ये बेसिकली मंजिल बैच जो ज्वाइन किए हुए हैं मेरे भाई, उसको बेसिकली ये सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है मेरे भाई, एकदम कोई भी इंसान परेशान मत होना, सारा का सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, मंजिल बैच में। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर। और आज की क्लास का सबसे पहला स्लाइड आपके सामने आएगा, जरा गौर से एक एक चीज को समझना। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, जब हम बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को लेकर के, तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। और हम सब लोग इतना जानते हैं कि हमारी जो सभ्यताएं हैं ना, वो अपने आप में बेस्ट है, सबसे अलग है। इस बात की तो खैर गारंटी है, ये मैं नहीं, ये महात्मा गांधी भी बोलते हैं, और हम सब लोग अच्छे तरीके से इस बात को जानते भी है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सबसे पहला मेरा काम है कि सर हम लोग राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर काम किया, किस तरीके से उनको किस किस नाम से जाना जाता है, उनका क्या क्या भारत के इस संविधान, भारत के इस संस्कृति और सभ्यता में क्या योगदान रहा, इस सब के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम है मेरे भाई कि हम लोग राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है मेरे भाई, इसको बेसिकली लिखने का काम किए थे, उनका नाम है महात्मा गांधी। अरे वही महात्मा गांधी जिनको लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं। लोग कहने का मतलब हम सब लोग इनको राष्ट्रपिता के नाम से या फिर बापू के नाम से जानते हैं, ये तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। ठीक है मेरे भाई, सुनो, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर राइटर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, ये है महात्मा गांधी। जब बात आती है महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, इनके जन्म को लेकर के, तो 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 बेसिकली इनका डेट ऑफ बर्थ रहा। जब बात आती है इनके डेट ऑफ डेथ को लेकर के, तो 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। याद रखना मेरे भाई, मैंने बोला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। दूसरी बात कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, महात्मा गांधी का डेथ हुआ था मेरे भाई 30 जनवरी 1948 को। ये बातें आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू। अरे मेरे भाई, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं और नहीं भी बताऊंगा फिर भी आपको इस बात की जानकारी है कि महात्मा गांधी को बेसिकली राष्ट्रपिता, दैट मींस फादर ऑफ नेशन, या फिर हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। सारा का सारा भारत के लोग इस नाम से जानता है। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी को लेकर के कि महात्मा गांधी कहां के रहने वाले थे, तो ये तो हर कोई जानता है कि सर महात्मा गांधी का जो नेशनलिटी है ना, राष्ट्रीयता जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली इंडियन है, इंडिया के रहने वाले थे। अगर मैं बात करता हूं महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी को लेकर के, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है मेरे भाई, ये बेसिकली उनका ऑटोबायोग्राफी जो था ना, उसी में से इसको निकाला गया है, उसी में से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है मेरे भाई।
अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये तो बताइए ना जल्दी से कि इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था। तो सुनो मेरे भाई, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा अनुप्रयोग, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, ये बेसिकली इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था। और इसी ऑटोबायोग्राफी से बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को निकाला गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है मेरे भाई, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना एक प्रकार का ऐसे है, एक प्रकार का निबंध है। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड की ओर मेरे भाई। अच्छा, आपके सामने मैंने लिख दिया कि सर इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो आपका जवाब होगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और इसी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर को एक्सट्रैक्ट किया गया है, आई मीन एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। कुल मिला के ये उसी का एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, अंश या हिस्सा है। ठीक है मेरे भाई, आइए आगे हम लोग बात करते हैं माय डियर, जरा गौर फरमाना। सर जब हम बात कर ही रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा सुन के। एक भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं he was a spiritual leader than a politician। ओ मेरे भाई, ये एक आध्यात्मिक नेता थे। एक पॉलिटिशियन की तुलना में, एक राजनेता की तुलना में ये एक आध्यात्मिक नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला he was a spiritual leader than a politician, मतलब ही किसके लिए, तो महात्मा गांधी जो है ना मेरे भाई, जो महात्मा गांधी जो थे ना, ये बेसिकली एक राजनेता के कंपैरिजन में एक आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे, यानी पॉलिटिशियन के कंपैरिजन में स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे मेरे भाई। इस बात को आपको याद रखना है। आगे मैं बात करता हूं, सर इन्होंने अपना मुख्य हथियार, आपको पता है लोग अगर किसी भी इंसान से अगर जीतना है लड़ाई के माध्यम से, तो लोग गन का इस्तेमाल करते हैं, लाठी भाला फलाना ढेकना का इस्तेमाल करती है। लड़कियां को अगर जीतना है ना, लड़की में छोटा छोटा बल हुआ, अगर लड़की नहीं जीत रही है तो वो दांते काट लेगी, दांत काट के जीत जाती है। लेकिन मेरे भाई वो, अच्छा सुनो, इस लड़की के लिए, इस महिला के लिए मुख्य हथियार क्या हुआ, तो बोलोगे सर दांत, उसी से काट लेती है। लेकिन मेरे भाई जब बात आता है महात्मा गांधी को लेकर के, फादर ऑफ नेशन की बात आती है, बापू की बात आती है मेरे भाई, तो उन्होंने चीफ वेपन्स के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने जिसका इस्तेमाल किया उसका नाम है ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, सत्य और अहिंसा। मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया। सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल कहने का मतलब यह हुआ मेरे भाई कि इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, हमारे भारत के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन हम लोग हिंसा नहीं किए। मतलब महात्मा गांधी उस टाइम हिंसा नहीं किए, उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से, उन्होंने सच्चाई के बल पे, उन्होंने अपने अहिंसा के बल पे पूरे के पूरे भारत को आजादी दिलाया। ठीक है मेरे भाई, आगे अगर बात किया जाए, डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। अगर बात करें हम लोग कि सर ये जो महात्मा गांधी जो थे ना, वो बेसिकली भारत के पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में कब से लेकर के कब तक योगदान दिए, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, ये बेसिकली 1915 को जैसे ही साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं पढ़ाई करके, उस समय से लेकर के ये मरते दम तक बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किए हैं। मैं साफ साफ कह सकता हूं सर कि इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में बेसिकली योगदान दिया है अपना। कब से लेकर कब तक, तो 1915 से लेकर के 1948 तक। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, याद रखना एक एक पॉइंट को माय डियर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए महात्मा गांधी को लेकर के माय डियर, हियर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अच्छा, साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मेरे भाई ठोस आधार। इसका मतलब क्या होता है, ठोस, अरे लिख देता हूं, अरे रुक जा मेरे भाई रुक जा, अरे मेरे भाई मुझे पहचान, ठोस आधार, ठोस आधार। सुनो गौर से सुनना, मैंने बोला Here गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यहां पे अगर बात किया जाए पूरे के पूरे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, तो जो महात्मा गांधी है मेरे भैया, आई मीन जो महात्मा गांधी थे, वो बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को
मैं साफ साफ कह सकता हूं कि भारतीय सभ्यता के ठोस आधार के बारे में जिक्र करते थे, उसके मजबूती के बारे में जिक्र करते थे, उसके पावर के बारे में जिक्र करते थे। किसके पावर के? तो भारतीय सभ्यता के पावर के बारे में जिक्र करते थे। गॉट माई पॉइंट? आगे, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गौर से सुनना मेरे भाई, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हुआ क्या है इसको जरा समझना। गांधी जी के अनुसार, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मटेरियलिटी एंड इंडियन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मोरल बीइंग। अच्छा, गांधी जी के अनुसार, कहने का मतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी के अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना, पश्चिमी सभ्यता जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली रुपये पैसों पे काम करता है, रुपये पैसों से रिलेटेड है। लेकिन जब बात आती है मेरे भैया इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के, इंडियन सिविलाइजेशन बेसिकली किससे रिलेट करता है? तो मोरल बीइंग से रिलेट करता है। मोरल बीइंग कहने का मतलब समझे, नैतिकता को इंडिकेट करता है मेरे भाई। ये चीज याद रखना, यह चीज याद रखना मेरे भाई। मैंने आपको साफ साफ बताया कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पूरे ऐसे चैप्टर जो है मेरे भाई, इसमें बेसिकली इसी बात का जिक्र किया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में क्या डिफरेंस है। लास्ट में महात्मा गांधी इस बात को कंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना, इंडियन सिविलाइजेशन जो है मेरे भाई, वो बेसिकली मोरल बीइंग से रिलेट करता है, मतलब नैतिकता को इंडिकेट करता है। लेकिन जब बात आती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन रुपये पैसों, दैट मींस मटेरियलिटी की बात करता है। लास्ट में गांधी जी बहुत सारे चीज को एनालाइज करने के बाद इस बात को आपके सामने या फिर हम सब भारतीय के सामने रखते हैं कि सर, जो अगर बात किया जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के और बात किया जाता है इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के, जब इन दोनों सिविलाइजेशन की बात आती है, चाहे पूरे के पूरे दुनिया के सिविलाइजेशन की बात आती है मेरे भाई, तो इसमें सबसे पहला स्थान पे बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन को रखा जाएगा। इस बात की गारंटी है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, दैट इज द फादर ऑफ नेशन। गॉट माई पॉइंट? आइए आगे आइए, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं माय डियर। आगे की बात, आगे की कार्रवाई स्टार्ट किया जाए। आपके सामने जो चैप्टर है मेरे दोस्त, उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अगर बात किया जाए कि सर इसका टाइप कैसा है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इसका टाइप कैसा है माय डियर, तो आपको याद रखना है कि ये बेसिकली एक ऐसे है। क्या है मेरे भाई? एक ऐसे है, एक निबंध है। अगर बात किया जाएगा कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बेसिकली कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये बेसिकली माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है। क्या है मेरे भाई? ऑटोबायोग्राफी है। ये चीजें आपके दिमाग में होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, एक एक चीज को समझना मेरे भाई, ठीक है? आगे आइए सर। आगे अगर बात किया जाए, गौर फरमाना जरा इस क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, एक ऐसा नोट्स जो आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करेगा, एक एक चीज आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेगा। पूरे के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन आपके सामने लेकर के आया हूं कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि टाइम कम है, और किस तरीके से रिवीजन करना है। तो मेरे साथ रिवीजन करो, मैं आपको हर एक चीज कंप्लीट करा दूंगा। गौर फरमाना जरा। The Indian civilization the civilization has India evolved is not to be beaten in the world. My dear, महात्मा गांधी साहब बेसिकली ये कहते हैं, वो कहते हैं कि सर एक बात बताता हूं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना, भारतीय सभ्यता जो है ना, आज तक कभी खत्म नहीं हुई। और भारतीय सभ्यता पूरे की पूरी दुनिया की एक ऐसी सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई पीट नहीं सकता, जिसको कोई नीचे नहीं दिखा सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत स्ट्रांग सभ्यता है, बहुत अच्छी सभ्यताएं हैं। ठीक है मेरे भाई? महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि सर इस दुनिया के अंदर बहुत सारी सभ्यताएं आई, रोम आया, ग्रीस आया, यूरोप आया, यूरोपियन सभ्यताएं, बहुत सारी सभ्यताएं आई, लेकिन धीरे 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 सारी की सारी सभ्यताएं गायब होती चली गई। कोई भी सभ्यता नहीं बची है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर बात किया जाए महात्मा गांधी, बात किया जाए इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के, बात किया जाए भारतीय सभ्यता को लेकर के, तो भारतीय सभ्यताएं अभी भी बची हुई है, अभी भी रुकी हुई है। और बहुत सारे लोग तो इस भारतीय सभ्यताएं से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। महात्मा गांधी इस बात को कहते हैं, ये उस टाइम की बात है मेरे भाई, उस टाइम की,
अभी तो भारत में स्थिति ऐसा हो गया है मेरे भाई, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसे आप शहर में जाओगे ना तो अजीब गरीब स्थिति हो गया, अजीबो गरीब स्थिति हो गया है। एक समय हुआ करता था जब इंसान पूरे के पूरे बॉडी को ढक करके चलता था, लेकिन आज वो समय है, कहीं कहीं पे देखता हूं कि आज वो समय आ चुका है कि आधा पहनले है आधा उघारे है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई तरीका नहीं है ना, कोई तरीका नहीं है। तुम बात करो कंगना रनौत को लेकर के, अरे भैया तुम बात करो मेरे भाई क्या नाम है इसमें महेंद्र MS धोनी जो फिल्म है उसमें जो एक्ट्रेस है, कोई तरीका ही नहीं है, आधा पहनले रहती है आधा आधा उघारे रहती है, समझ में नहीं आता है। तो महात्मा गांधी इस पे बोलते हैं कि सर विदेश का जो सभ्यताएं है ना, ये सब सभ्यताएं की बात होती है सर, ये सब संस्कृति की बात होती है। अब तो धीरे धीरे उस सभ्यता और संस्कृति को कुछ लोगों ने मिलकर के बर्बाद करने में लगा है मेरे भाई, लेकिन हम सब लोग उसे बर्बाद नहीं होने देंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे। पूरे जो हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है सिविलाइजेशन को लेकर के, जो बीज बोया है कल्चर को लेकर के, उसको बेसिकली हम लोग कभी खत्म नहीं होने देंगे, पूरी प्रयास रहेगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो एक्ट्रेस होते हैं ना, एक्टर होते हैं, अभी रणवीर सिंह को देखो, ये पगलवा रणवीर सिंह को देखो, कुछ दिन पहले की बात है, ये पगलवा क्या किया था, आधा पहनले है आधा उघारे था, उसमें स्टाइल मार रहा था। रे पगला, तुम लोग को देख करके कितना आदमी बहुत कुछ सीखता है, और तुम लोग आकर के ऐसा ऐसा काम कर देते हो, ऐसा ऐसा काम कर देते हो कि मामला पूरा टाइट हो जाता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप लोगों को बुरा लगेगा, कुछ अगर उसके फैंस होंगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन जो सच है वो आपको सच मानना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे इंसान हो मेरे भाई, आप एजुकेटेड पर्सन हो, अगर इस तरह का काम करोगे तो बहुत सारे लोगों के बीच एक गलत मानसिकता आएगी और वो भी इस तरह का काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस सबसे बचो। महात्मा गांधी कहते हैं ना, गौर फरमाना, महात्मा गांधी कहते हैं, जिस टाइम लिखे थे उस टाइम ये कहे थे, इंडियन सिविलाइजेशन रिमेन्स इमूवेबल, दैट इज हर ग्लोरी। भैया सारा का सारा सभ्यताएं चला गया, सारी की सारी सभ्यताएं चली गई, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यताएं है, वो अभी भी मौजूद है, इमूवेबल है, जिसको कोई मूव नहीं करा सकता, एकदम स्थिर है। और यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, दैट इज हर ग्लोरी। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बात क्लियर है मेरे भाई? एक बार फिर से सुना, महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा, सारे के सारे बच्चे यहां ध्यान दो मेरे भाई, महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा कि सर भारत में मतलब पूरे के पूरे दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई, लेकिन सारी की सारी सभ्यताएं धीरे धीरे गायब होती चली गई, धीरे धीरे खत्म होती चली गई, लेकिन जो भारतीय सभ्यता है वो अभी भी बनी हुई है, अभी भी मौजूद है, अभी भी इमूवेबल है। और यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ठीक है। तो भारत की खूबसूरती को बनाने के लिए सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, कल्चर का बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई, समझ में आ रही है ना? चलिए आगे आइए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगर तुम मेरे हिसाब से देखोगे, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं, अगर मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो सिविलाइजेशन होता है, जो सभ्यता होता है, वो एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है, एक ऐसा आचरण होता है, एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो विच पॉइंट आउट, जो इशारा करता है एक इंसान के ड्यूटी के पाथ के बारे में, कि सर एक इंसान का ड्यूटी किस तरीके से होना चाहिए, एक इंसान किस तरीके से काम करेगा, पाथ ऑफ ड्यूटी की बात करेगा, कर्तव्य के पथ की बात करेगा मेरे भाई। एक बार फिर से सुनना, महात्मा गांधी के अनुसार, अगर महात्मा गांधी के अनुसार देखा जाए मेरे भाई, तो महात्मा गांधी के अनुसार सिविलाइजेशन वो मोड ऑफ कंडक्ट है, एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो बेसिकली इंसान के ड्यूटी के, इंसान के कर्तव्य के पाथ को बताता है, इंसान के कर्तव्य के रास्ते को इंडिकेट करता है। अगर बात किया जाएगा मेरी भाई, इसी अगर देखा जाए, अगर बात किया जाएगा गुजराती में, कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। ये आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनो, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ? मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है मेरे भाई। गौर फरमाना आगे। अगर आगे देखा जाए मेरे भाई तो आते हैं, सुनिए,
अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अच्छा एक बात और, सर गांधी जी एक बात बताते हैं, गांधी जी कहते हैं कि सर जो दिमाग होता है ना, आई मीन जो मन होता है ना, वो बेचैन चिड़िया की तरह होता है, बेचैन परिंदे की तरह होता है। इसको जितना ज्यादा मिलता है ना, ये पगलवा उतना ज्यादा लेने का सोचता है। अगर तुम्हारे पास फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो तुम सोचोगे एक कोई भी मोबाइल हो जाए। जब तुम्हारे पास अच्छा सा फोन हो जाएगा, मतलब बटन वाला फोन हो जाएगा, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा, मेरे को टच वाला फोन चाहिए। जब टच वाला मोबाइल फोन आ जाएगा ना, तो तुम सोचोगे काश मेरे पास आईफोन होता। इसके बाद तुम अलग अलग दिमाग में बातें लाना स्टार्ट कर दोगे, अलग अलग तेरी ख्वाहिशें हो जाएगी मेरे भाई। तो महात्मा गांधी साफ साफ कहते हैं कि जो दिमाग है ना, जो मन है ना, वो बेसिकली एक बेचैन परिंदे की तरह है, एक बेचैन चिड़िया की तरह है। जितना ज्यादा इसको मिलता है ना, उतना ज्यादा चाहता है, फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। ये सबसे बड़ी दिमाग को असंतुष्ट रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान को जितना है ना, उसमें खुश नहीं रहेगा, वो सोचेगा कुछ और लेते हैं। जैसे देखो ना, लफुआ चोर उचक्का एगो से बतियाएगा, फिर उसके दिमाग में बात आएगा, नहीं नहीं एगो और से बतियाते हैं, फिर एगो और से बतियाते, मारेंगे पगलवा, एगो से बतियाता है, एगो के साथ खुश रहो, समझा? अरे तुम्ही को बोल रहे हैं रे, तुम्ही को, बात समझ में आया? तो अनसेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा, और उन्होंने साफ साफ यह कहा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, दैट मीन्स महात्मा गांधी के अनुसार, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। जो मन है ना, वो बेचैन चिड़िया की तरह है, बेचैन परिंदे की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना इसको मिलता है उतना ज्यादा चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। और फिर भी वो लास्ट में जाकर के असंतुष्ट ही रहता है। बात समझ में आई? तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सर इसका मतलब आप अपने माइंड को लिमिट करके रखो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखो अपने शौक पे। ये उस समय की बात है, अभी की बात नहीं है। अभी अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखोगे, हाँ उस स्थिति में कंट्रोल करके रखोगे कि एक वो से बतिया, वो स्थिति अलग है। लेकिन अगर अभी आप माइंड को कंट्रोल करके रखोगे, आप पैशन को एकदम लिमिट में रखोगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं निकल पाओगे अभी के हिसाब से। लेकिन पुराने जमाने के हिसाब से ये उस समय की बात है मेरे भाई, जिस समय महात्मा गांधी ने ये लिखा था। मैं आपको एक बात बताता हूं, गौर फरमाना इस बात पे, ठीक है? सर महात्मा गांधी तो ये भी कहते थे, महात्मा गांधी ये कहते थे कि मशीन का आविष्कार नहीं करना है, मशीन का इस्तेमाल भी नहीं करना है, हाथ और पैर से काम करेंगे। हाँ उस टाइम के लिए वैलिड था, वैलिड तो अभी भी है। लेकिन मेरे भाई अगर अभी हम लोग मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये डिजिटल बोर्ड पे कैसे पढ़ा पाएंगे? वो वाला फिर चौक लाना पड़ेगा, पिलसिम, पेंसिल नहीं पिलसिम, जो हम लोग बचपन में सिलेट पे लिखते थे और रगड़ रगड़ के मिटाते थे, याद है वो जमाना? यस। तो अभी तो आपको हर एक चीज के लिए, अगर यार अभी के जमाने में अगर ये कैमरा ना होता तो मैं यहां हूं, आप कैसे पढ़ पाते? ये डिजिटल बोर्ड कैसे काम करता? यानी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती थी ना। अगर पुराने जमाने में तो महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा है, और हमारे एंसेस्टर्स जो है, हमारे पूर्वज ये कहा करते थे कि ना 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 मशीन का आविष्कार नहीं, मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सब काम मशीन में करेगा तो फिर हम बैठ के झाल बजाएंगे। इस तरह की बातें होती थी पुराने जमाने में। लोग ये भी कहते थे कि नहीं, अगर हाथ और पैर से काम करेंगे ना तो मेरा बॉडी एकदम फिट रहेगा। एकदम सच है, ये बात तो एकदम सत्य है। लेकिन अब जाकर के भैया, अगर अभी आप लोग हाथ और पैर से काम करोगे, ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करोगे मेरे भाई, तो फिर खेत कैसे जुताओगे? कब तक कोदाल चलाते रहोगे? टाइम तो अभी नहीं है ना। तो ये उस समय की बात है जिस समय बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दैट मींस लिखा गया था, उस समय की बात है। क्लियर है मेरे भाई? गौर फरमाना जरा इस बात पे, प्लीज माय डियर ऑल, जरा गौर फरमाना। इट वॉज, आगे कहते हैं महात्मा गांधी, गौर से सुनना, इट वॉज नॉट that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we used machine we would become slaves. आइए गया बात। ऐसा नहीं था, it was not that we did not know how to invent, ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। साफ साफ लिखा गया है, गौर फरमाना, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अरे भैया मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। हमारे पूर्वज, हमारे जो फोर फादर्स है, वो बेसिकली इसके बारे में हर एक चीज जानते थे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात था, इफ वी यूज मशीन, अगर हम लोग जैसे ही मशीन का आविष्कार करना स्टार्ट करेंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तब हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे, मशीन का गुलाम हो जाएंगे मेरे भाई। ये बातें बेसिकली हमारे पूर्वज के दिमाग में चलती थी।
पुराने समय की बात है और ये रियल है मेरे भाई। अभी हम लोग मोबाइल का, अभी हम लोग हर एक चीज का गुलाम हो गए हैं, ये फैक्ट है। आप सोचो ना कि भैया आपको अगर आपका मोबाइल अगर 2 दिन जब्त कर लिया जाएगा तो आप छटपटा के मर जाओगे, बोलोगे यार किसी के मोबाइल से किसी का मोबाइल लिया, अरे भाई रे 1 मिनट के मोबाइल तो ना करनी, उसको मैसेज कर देना है, तुम छटपटा जाओगे सर। मोबाइल के बिना ना ये भी आप अपने आप हम सब लोग बेसिकली मोबाइल का एक गुलाम हो चुके हैं, मशीन का गुलाम हो चुके हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है मेरे भाई, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज इतने बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया मेरे भाई, बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, बेवकूफ नहीं थे। उनको हर चीज पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग मशीन का आविष्कार करेंगे, अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो मशीन का गुलाम हो जाएंगे, लेकिन हम लोग तो अपने आप को नहीं होने देंगे, ऐसा पूर्वज कहते थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं माय डियर, जरा गौर फरमाना प्लीज मेरे भाई, जरा गौर फरमाना, वेट। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, जब तक आप समझोगे नहीं मेरे भाई तब तक तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा ना, और हम सब लोग मामला को गड़बड़ होने देना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मेहनत जी तोड़ करो और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करो। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाइए अब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जरा गौर फरमाना इस बात पे। ठीक है, 1 मिनट वेट अ मिनट प्लीज माय डियर, आ जाइए आगे आइए, जरा गौर फरमाना। आगे आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्त, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पूर्वज बेसिकली मशीन का आविष्कार क्यों नहीं करना चाहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो उनको ऐसा लगता था कि ना कि वो बेसिकली मशीन का गुलाम हो जाएंगे, इसलिए वो मशीन का आविष्कार नहीं करना चाहते थे। गॉट माय पॉइंट। आइए अगले टॉपिक की ओर, अगले जरा गौर फरमाना। इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर हम लोग जिक्र कर ही रहे हैं, तो जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। Our ancestors were satisfied with the small villages. They enjoyed true home rule. मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे भाई, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे ना, उनके दिमाग में एक बात होता था, और ये कहीं ना कहीं सच था, कि नहीं हम लोग अपने घर में ही सब काम करेंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, बाहर मतलब परदेश जाता रे परदेश बलम, गाना है ना रे, तो परदेश बेसिकली वो नहीं जाना चाहते थे। रीजन पता है क्यों? इसलिए वो परदेश नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि बड़े बड़े शहर में अगर हम लोग जाकर के काम करेंगे ना तो वो जबरदस्ती खटवाएगा, गुलाम की तरह रखेगा, जो कि हम लोग होना नहीं चाहते हैं। ये हमारे पूर्वज कहा करते थे। उनके दिमाग में एक और बात था, और उन्होंने साफ साफ एक बात कहा था कि सर बड़े बड़े शहरों में चोर का बसेरा होता है, डाकू का बसेरा होता है, चुहार का बसेरा होता है, बहुत सारे जगहों पे चोर चुहार का बसेरा होता है। अगर वहां हम लोग जाते हैं तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। हम लोग बेसिकली घर में ही रहेंगे, ट्रू होम रूल को अपनाएंगे मेरे भाई, घर में ही रहेंगे और छोटे छोटे गांव में ही खुश रहा करेंगे। बड़े बड़े शहरों में बेसिकली लोग खुश नहीं होते हैं। महात्मा गांधी साफ साफ एक बात कहते हैं कि एक बात मैं बता देता हूं भारतवासी, वो कहते हैं कि मैं पूरे के पूरे भारतवासियों से एक बात बताना चाहता हूं कि एक बात बताते हैं, गरीब और अमीरी, आई मीन गरीबी और अमीरी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ये संसार का नियम है, ये संसार का भाग है, ये एक जिंदगी का भाग है मेरे भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंसान बहुत ज्यादा धनी है वो इंसान बहुत खुश है, और जो इंसान बहुत ज्यादा गरीब है वो इंसान नाखुश है, ऐसा नहीं है। मैंने मतलब महात्मा गांधी कहते हैं, मैंने गरीब इंसान को धनी इंसान से ज्यादा खुश देखा है, और ये फैक्ट है। आपके पास अगर बहुत सारा रुपया पैसा हो जाएगा ना मेरे भाई, बहुत सारा रुपया पैसा हो जाएगा, तब आपको डर डर के चलना पड़ेगा, तो असंतुष्ट रहोगे हमेशा। अरे यार उसको ये पैसा देना है, उसको रुपया देना है, वहां वहां वहां, पूरा बिजनेस वाला माइंड जैसे हो जाएगा ना, आपका दिमाग जो है ना एकदम होपलेस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। लेकिन जो इंसान गरीब होते हैं, जो इंसान कुछ पैसे कमा करके अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से डेली मतलब बिताते हैं, समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो महात्मा गांधी साफ साफ कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान बहुत ज्यादा धनी है वो इंसान हमेशा खुश रहेगा, और जो इंसान गरीब है वो हमेशा नाखुश रहेगा, ये एकदम गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉडलिंग, नहीं मोरालिटी होना चाहिए, मोरालिटी एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मटेरियलिटी। ओ मोरालिटी है या मोरल बीइंग, हाँ मोरालिटी भी लिख सकते हो, मोरल बीइंग भी लिख सकते हो, चलेगा, नैतिकता। ठीक है, गौर फरमाना,
महात्मा गांधी कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन का सोच है, इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है मेरे भाई, और वो टेंडेंसी है कि बेसिकली मोरालिटी को बढ़ावा दिया जाए, नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अगर बात आती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का सोच है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टेंडेंसी है कि सर रुपये पैसों पे फोकस किया जाए, मटेरियलिटी पे फोकस किया जाए, धन और दौलत पे फोकस किया जाए। ये महात्मा गांधी ने ये साफ साफ कहा है, ठीक है। और उन्होंने एक बात और बोला था कि सर मैं महात्मा गांधी, मतलब वो बोले थे कि मैं महात्मा गांधी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत नहीं करता हूं और पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूं, बल्कि उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, इसलिए मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि द सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन, दैट मींस इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ऐसा महात्मा गांधी मैं नहीं कहता हूं और अभी मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाओ। आगे अगर बात किया जाए मेरे दोस्त तो जरा गौर फरमाना, अगर बहुत सारे सभ्यताएं आई थी, बहुत सारी सिविलाइजेशन आई थी मेरे भाई। जैसे एटिक सिविलाइजेशन की बात करें, गिबन सिविलाइजेशन की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, एटिक सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद ग्रीस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर एटिक सिविलाइजेशन बेसिकली किस देश से रिलेट कर रहा था, तो ग्रीस से रिलेट कर रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिबन सिविलाइजेशन जो है ना वो किस देश से रिलेट कर रहा था, तो आपका जवाब होगा कि सर ये इटली से रिलेट कर रहा था। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनो, एटिक सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू ग्रीस, आई मीन रिलेटेड विद सॉरी एटिक सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद ग्रीस, गिबन सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद इटली। दो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि सर एटिक सिविलाइजेशन किससे रिलेट करेगा, तो आपका जवाब होगा सर ग्रीस से। दूसरा क्वेश्चन है कि सर गिबन सिविलाइजेशन किससे रिलेट करेगा, तो आपका जवाब होगा इटली से। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। आगे आ जाओ। लास्ट में अगर आगे बात किया जाए तो महात्मा गांधी कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स सम मोरालिटी एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स मटेरियलिटी। महात्मा गांधी ने लास्ट में इसी बात का कंक्लूजन दिया, और वो हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि सर जब बात आती है इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के, तो इंडियन सिविलाइजेशन पूजा करता है मोरालिटी का। मोरालिटी दैट मींस नैतिकता का पूजा करता है। नैतिकता समझते हो मेरे भाई, नैतिकता कहने का मतलब हुआ कि हमारे समाज में किस तरीके से रहना है, अपने से बड़ों से किस तरीके से बातें करनी है, जो भी सोशल काम होता है ना, सोशल एक्टिविटी होती है जहां पे आदर और सत्कार की बात होती है, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यताएं हैं, वो बेसिकली नैतिकता का पूजा करता है। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यताएं हैं मेरे भाई, ये बेसिकली मटेरियलिटी का पूजा करता है। कुल मिला के रुपये पैसों की बात करता है, रुपये पैसों पे डिपेंड रहता है। गॉट माई पॉइंट। आगे आते हैं माय डियर, गौर फरमाना। आगे कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन। अच्छा, वो बोलते हैं मेरे भाई कि देखो भारतीय सभ्यताएं भी बहुत सारी चीजें दूसरे से सीखी है, लेकिन मैं भारतीय सभ्यताओं को भारत के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर भारत के लोग यूरोप के सिविलाइजेशन को अपनाना स्टार्ट कर दिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाना स्टार्ट कर दिए, तो ये बेसिकली उनके लिए काफी ज्यादा खतरा का काम होगा। एक समय आएगा कि भारतीय सभ्यताएं नष्ट हो जाएगी, इस दुनिया से भारतीय सभ्यताएं गायब हो सकती है। हाँ, कब? तब गायब हो सकती है अगर जब भारतीय सभ्यताएं, जब भारत के लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का कॉपी करना स्टार्ट कर दिया तो। गॉट माय पॉइंट। अगला, plain living and high thinking is the motto of western civilization, western philosopher. This is very 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 important question मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ना जाने कई बार ये क्वेश्चन किया गया है कि सर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, तो आपका जवाब होना चाहिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका मोटो है मेरे भाई, तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मोटो है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि इतना चीज आपके दिमाग में आया होगा। इससे आगे अगर बात किया जाए तो अब इससे आगे कुछ बचा नहीं। जो भी चीज था मैंने आपके सामने पेश किया, आपके सामने एक एक चीज को आपके दिमाग में डालने की कोशिश की। अब एक बार मेरे लैंग्वेज में सुनिएगा, 5 मिनट का समय लूंगा, बहुत अच्छी तरीके से आप मेरे लैंग्वेज में सुनना। इसके बाद मैं आपसे पूछताछ करना स्टार्ट करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट। आइए जरा गौर फरमाना मेरे दोस्त, जरा गौर फरमाना, एक एक चीज पे गौर फरमाना प्लीज। चलो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड, सुनो गौर से सुनना,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जरा गौर फरमाना। सर ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये बेसिकली अपने आप में एक एशे है। इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। अगर बात आती है महात्मा गांधी को लेकर के, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। जब बात आती है महात्मा गांधी के डेथ को लेकर के, तो इनका डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948। अरे वही महात्मा गांधी जिनको बेसिकली राष्ट्रपिता कहा जाता है या फिर बापू के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए सर इनके ऑटोबायोग्राफी को लेकर के, तो इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आपको जानकारी के लिए एक बात बता दो मेरे भाई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ना, वो बेसिकली वहीं से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को निकाला गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप बेसिकली ऐसे है, ये एक प्रकार का निबंध है मेरे भाई। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी को लेकर के, तो महात्मा गांधी एक लीडर से ज्यादा, आई मीन एक पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के, महात्मा गांधी के वेपन्स को लेकर के, उनके हथियार को लेकर के, तो सर इनका जो हथियार था ना, वो क्या था पता है? इनका हथियार था सत्य और अहिंसा, दैट मीन्स ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस इनका मेन हथियार था मेरे भाई। अगर बात किया जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक करियर को लेकर के, तो भैया मेरे वो साउथ अफ्रीका से जब इंडिया रिटर्न आए ना, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे और 1915 से लेकर के 1948 तक इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे अगर बात किया जाए महात्मा गांधी को लेकर के, तो महात्मा गांधी साहब बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन के ठोस आधार के बारे में जिक्र करते हैं, उनके साउंड फाउंडेशन के बारे में जिक्र करते हैं महात्मा गांधी के अनुसार। और महात्मा गांधी हमेशा से एक बात बोलते हैं कि सर वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना, वो रुपये और पैसों पे काम करेगा, और जो ईस्टर्न सिविल मतलब जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो हमेशा नैतिकता की बात करेगा। अगर बात किया जाता है मेरे भाई इनके इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर के, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के, जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं, जरा गौर फरमाना मेरे भाई, एक लाइन में याद होगा। सर महात्मा गांधी बोलते हैं कि भारत में बहुत सारी सभ्यताएं आई, सॉरी मतलब पूरे के पूरे दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई, लेकिन सारी की सारी सभ्यताएं इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है, सारी की सारी सभ्यताएं खत्म हो चुकी है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी इमूवेबल है, अभी भी स्थिर है, जिसको कोई मूव नहीं करा सकता, जिसको कोई हटा नहीं सकता, जिसको कोई टाल नहीं सकता। अभी भी ये सिविलाइजेशन एज इट इज बनी हुई है। हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, ये बीज कभी भी डाउन नहीं होने वाला है। वो आगे कहते हैं कि सर सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट होता है जो किसी भी इंसान के ड्यूटी के पाथ को इंडिकेट करता है। अगर बात किया जाए गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है मेरी जान, तो मैं आपको बता दूं कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, दैट मींस अच्छा आचरण। अगर बात करते हैं महात्मा गांधी के अनुसार, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि सर जो मन है ना, वो बेचैन परिंदे की तरह होता है, बेचैन चिड़िया की तरह होता है। उसको जितना ज्यादा मिलता है ना, उतना ज्यादा चाहता है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। माय डियर ऑल, मैं आपको बता दूं कि वो मशीन के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज बेसिकली मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज मशीन का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, वो हर एक चीज जानते थे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात था, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य था, कि अगर मैं मशीन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूंगा, अगर मैं मशीन का आविष्कार कर लिया, इसके बाद मैं मशीन का इस्तेमाल करूंगा, इसके बाद धीरे धीरे मैं मशीन का गुलाम हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मशीन का इस्तेमाल, मशीन का आविष्कार ही ना किया जाए। वो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे मेरे भाई, वो छोटे छोटे गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे। वो बेसिकली बाहर जाना, परदेश जाना पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे का रीजन था कि उनके दिमाग में एक बातें थी, वो बातें ये थी मेरे भाई कि अगर मैं दूसरे देश चला गया, दूसरे जगह चला गया, वहां डाकू का बसेरा होता है, चोर चुहार का बसेरा होता है, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसलिए उन्होंने ट्रू होम रूल को अपनाया। भाई मेरे लास्ट में और अंत में महात्मा गांधी कहते हैं कि सर जो इंडियन सिविलाइजेशन होता है, वो बेसिकली मटेरियलिटी को इंडिकेट करेगा, लेकिन जब मोडलिटी को इंडिकेट करेगा, लेकिन जब बात आती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के, तो ये मटेरियलिटी को इंडिकेट करेगा। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एटिक सिविलाइजेशन को लेकर के, तो सर एटिक सिविलाइजेशन बेसिकली ग्रीस से संबंधित है। जब बात आती है गिबन सिविलाइजेशन को लेकर के, तो जो गिबन सिविलाइजेशन है, ये बेसिकली इटली से संबंधित है।
भाई मेरे इंडियन सिविलाइजेशन मोरालिटी का पूजा करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटेरियलिटी का पूजा करता है। अगर मैं बात करूं कि सर वो आखिर में लोग से यही कहते हैं, पूरे के पूरे इंडिया के लोगों से, कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम सब भारतवासी यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाना स्टार्ट कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी भारतीय सभ्यताएं नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, र्यून हो जाएगी। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है मेरे भाई, ये बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मोटो, सॉरी वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो है। ये बातें आपके दिमाग में छप गई होगी। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि ये बातें आपको समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं, नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस आपके सामने क्वेश्चन करेंगे। 10 सेकंड का टाइम रहेगा और इसी 10 सेकंड में मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। आपसे सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को छापते रहना, ठीक है? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मतलब मैं बोलूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इंडिया के लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाना स्टार्ट कर दिए तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या हो जाएगी? तो आपका जवाब जल्दी से दे दो, जल्दी जल्दी। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने माय डियर, लेट मत करो, लेट मत, जल्दी से दो, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, एटिक सिविलाइजेशन किससे रिलेटेड है? मतलब एटिक सिविलाइजेशन बेसिकली किस देश से रिलेटेड है? डू इट फास्ट माय डियर ऑल। एटिक सिविलाइजेशन किस देश से रिलेटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिबन सिविलाइजेशन किस देश से रिलेटेड है? गिबन सिविलाइजेशन किस देश से रिलेटेड है? चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है? मटेरियलिटी का या फिर मोरालिटी का? इंडियन सिविलाइजेशन मटेरियलिटी का पूजा करता है या फिर मोरालिटी का पूजा करता है? जल्दी से बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका मोटो है? इंडियन फिलोसफर या फिर वेस्टर्न फिलोसफर? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, सॉरी इंडियन फिलोसफर या फिर वेस्टर्न फिलोसफर? जयशु, अगला क्वेश्चन, हमारे जो पूर्वज थे वो बेसिकली किस रूल को अपनाए थे? हमारे पूर्वज किस रूल को अपनाए थे? आंसर भी लिखा हुआ है। अरे वाह, अरे वाह, सबका जवाब सही है। अरे एकदम गर्दा उड़ाए हुए हो। चलो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था मेरे भाई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ला 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 ला। यस, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एकदम करेक्ट आंसर जवाब है। नेक्स्ट, किसने कहा था माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड? किसने कहा था? दिमाग जो है ना एक बेचैन परिंदे की तरह है, जितना पगलवा को मिलता है उतना ज्यादा चाहता है, और ये बेसिकली किसका कहना था? यस, एकदम सही जवाब, लल्लन टॉप जवाब है मेरे भाई, ये कहना था महात्मा गांधी का, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, गुजराती मतलब ये तो बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इतना बता देना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है? क्या ये एक ऐसे है, स्टोरी है, स्पीच है या फिर कॉमेडी है? क्या होगा जवाब? अरे जल्दी से बता दो। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया साए ना हो रे पिया रे। चलो
यस, ऐसे है, एकदम सही जवाब है, ऐसे इज द राइट आंसर एवरीवन। इतना बता देना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बेसिकली कहां से निकाला गया है, उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, जल्दी से बताइए। अरे वाह, अरे वाह, यस, जवाब आ गया, जवाब आ गया मेरे भाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द राइट आंसर एवरीवन। चलो मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में डालने की कोशिश किया हूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपके दिमाग में छप गया होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस आपसे सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन इसके वीडियो के मतलब पूरे के पूरे आप देखोगे ना, मेरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि आप जाओगे इस वीडियो के सेक्शन में, लाइव वाले सेक्शन में, वहां पे आपको हर एक चीज का वीडियो मिल जाएगा, हर एक चीज का जैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मिल जाएगा मेरे भाई। तो जाइए और जल्दी से धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मात्र 24 से 25 दिन बचे हुए हैं, आग लगा दो आग, सारे के सारे बुक का रिवीजन मैं करवाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज पहला चैप्टर है, दूसरा तीसरा आराम से चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो मेरे भाई याद रखना, अब की बार 95 पार, भूलना मत, अब की बार 95 पार। मैं आप सबका स्वागत करूंगा रिजल्ट के बाद बहुत अच्छे तरीके से। सारे के सारे जो भी बच्चे, जो भी मेरे भाई बहन अगर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, मेरे से चाहते हो कि नहीं अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अच्छा मार्क्स लेकर के आए, तो सबको मैं पूरे के पूरे बिहार में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आएंगे, जो भी मेरे से पढ़ा है, जो भी मंजिल बैच ज्वाइन किया है, अगर उसका 90 प्लस या फिर जो भी अच्छा सा मार्क्स आता है मेरे भाई, उनको मैं बुला करके सबको अच्छे तरीके से सम्मानित करूंगा। सब लोग मिल करके डीजे के साथ मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे डीजे वाले बाबू गाना बजा दे। बाय एवरीवन, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर शाम की क्लास में, शाम को 7 बजे तैयार है ना मेरे दोस्त। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।